अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज हम एक बड़े अहम मौजू पे बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम ओवरऑल जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल है, इसको हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से वायरस का फैलाव है, जो थर्ड वेव है, ये कितनी ख़तरनाक हो चुकी है और आगे कितनी ख़तरनाक हो सकती है अगर हम मज़ीद बेएहतियाती करते हैं। और मेरे साथ आज जो डॉक्टर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे हम जानेंगे बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, आम सादा ज़ुबान में, कि क्या करना चाहिए घर पे अगर किसी बंदे को थोड़ा सा भी शक होता है कि उसे कोरोना हो गया है या फिर किस तरह की अलामात हैं कि उसे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और मकसद आज के प्रोग्राम का कि पब्लिक को, देखने वालों को एजुकेट किया जाए, उनकी बेहतर से ज़्यादा बेहतर उनकी रहनुमाई की जा सके, उन्हें क्या से क्या करना चाहिए। और साथ साथ वैक्सीनेशन के बारे में नाज़रीन हम बात करेंगे कि इस वक्त जो हमारा मॉडल है वैक्सीनेशन का, क्या हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और क्या हम मैक्सिमम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएंगे, कितने टाइम में कर पाएंगे। ये तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें इस प्रोग्राम में इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब ने। वबाई अमराज के माहिर हैं और इस वक्त इनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत इस वक्त डील कर रहे हैं कोविड पेशेंट्स को डेली सैकड़ों की तादाद में। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर रेहान उपल साहब, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं और ये ख़ुद स्टेक होल्डर भी हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, IDC के डिप्टी CEO हैं। और इसके साथ साथ टेस्टिंग के हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे कि जो पैटर्न, जो बिहेवियर चेंज हो रहा है वायरस का म्यूटेशन के बाद, डिटेक्शन में, टेस्टिंग में कितना मुश्किल हो रहा है और किस तरह के चैलेंजेस हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं सेहत की। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब, ज़रा मैं चाहूँगा कि डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा से पूछा जाए कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है। तो डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है कोरोना वायरस की, क्या पीक इस वक्त आ चुकी है, आनी है? जो बताया जा रहा है अगले 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं हम ओवरऑल इस वायरस की सूरत हाल को देखें? जी देखें, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन वाकई सीरियस है और ये थर्ड वेव जो है ये फर्स्ट वेव और सेकंड वेव से बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो रही है। पहली वेव में जो मैक्सिमम सीरियस क्रिटिकल पेशेंट्स इन अ डे थे, जो मैक्सिमम नंबर हमने टच किया था वो 3400 थे, जो क्रिटिकल थे, जिनको ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर्स की जरूरत थी। मगर इस वक्त जो है वो हम तकरीबन 5500 से ज़्यादा, 6000 के करीब हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि ये तकरीबन 50% से ज़्यादा इंक्रीज है पहली वेव के मुकाबले में। और इसी तरह हॉस्पिटल्स जो हैं उनके ऊपर बर्डन और वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम सब जानते हैं कि इस वक्त हेल्थ केयर सिस्टम्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो ये सिचुएशन तो सीरियस है, मगर इसमें अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट ने अपनी कैपेसिटी बिल्ड की है। हमने ऑक्सीजन बेड्स तकरीबन 2800 ऑक्सीजन बेड सिस्टम में डाले थे, वेंटिलेटर्स की तादाद इंक्रीज की थी, जिसकी वजह से हम इस प्रेशर को कोप कर सक रहे हैं। मगर बहरहाल सिचुएशन इज नॉट गुड और हम लोग बहुत, अगर ये आने वाले 10 दिन इसलिए बहुत सीरियस हैं, ईद के वो दिन होते हैं जिसके अंदर लोगों का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है आपस में, बाजारों में रश होने की टेंडेंसी होती है, गेट टुगेदर्स की बहुत होती है। और पिछले दफा हमने ईद के फौरी बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा था केसेस में, एक बहुत शार्प स्पाइक आई थी। तो इसलिए उसकी एंटिसिपेशन में और पिछले तजर्बे के बुनियाद पर हम समझ रहे हैं कि ये 10-15 दिन जो है, अगर इसके अंदर हमने इन चीज़ों को रोक लिया तो इंशाल्लाह ताला हम वो पूरे फेज में से गुजर जाएंगे। ऑलरेडी बहुत 19-20 का फर्क है, मगर स्लाइड सी बेहतरी है कि हमारे एक्टिव केसेस में 7% की कमी हो गई है, जो 90,000 पे चले गए थे 4,000 पे आ गए हैं। और इसी तरह बाकी इंडिकेटर्स में भी स्लाइट इम्प्रूवमेंट। वो तो टेस्टिंग का मामला भी है उसमें कि टेस्ट हम कितने ज़्यादा कर रहे हैं, चूँकि टेस्टिंग थोड़ी कम हुई है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रेहान साहब, आपसे बताइएगा कि ये जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इसमें जो ज़ाहिर जो प्राइवेटली आप लोग टेस्ट करते हैं वो भी रिपोर्ट जाती है NCOC में, सारे कंपाइल होकर आते हैं कि आज पाकिस्तान में 40,000 टेस्ट हुए, 50,000 टेस्ट हुए, लेकिन टेस्टिंग हमारी अभी भी एवरेज देखा जाए तो 40-45,000 के अंदर खड़ी है। इसमें सिर्फ जो आप भेजते हैं रिपोर्ट्स, ये जो PCR टेस्ट है उसकी जाती है या फिर HRCT बाकी टेस्ट होते हैं उनकी भी जाती है रिपोर्ट? के भाई नहीं, इसमें PCR की मेनली जो नेज़ल स्वैब PCR कहते हैं वही रिपोर्ट जाती है। लेकिन ये बड़ा अच्छा आपने एक रेज़ किया कि HRCT के हवाले से आजकल का जो कोविड है उसके अंदर अक्सर पेशेंट के अंदर हम देखते हैं कि PCR नेगेटिव होता है, लेकिन चेस्ट के अंदर फाइंडिंग होती है। जो इस वक्त का कोविड है वो बहुत डिफरेंटली प्रेजेंट कर रहा है। एक तो उसमें विरेंट भी ज़्यादा है, विरेंट और पैथोजेनिसिटी भी उसकी ज़्यादा है। तो इनसे मुराद ये है कि ये तेज़ फैलता भी है और इसकी अलामात भी काफ़ी शिद्दत वाली होती हैं।
तो हमें देखना चाहिए पेशेंट टू पेशेंट, हम डॉक्टर्स को बहुत विजिलेंट तरीके से देखना चाहिए। अगर पेशेंट में बुखार हो, अगर उसमें कोविड वाले सिम्टम्स आ रहे हों, इर्रेस्पेक्टिव के कोविड टेस्ट नेगेटिव भी है, तो हमें ज़रूर एक सीटी स्कैन को ज़हन में रखना चाहिए अगर उसकी ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप कर रहे हैं। सही। डॉक्टर शाज़ली मंजूर, आप तो पीसीआर पे ज़्यादा वैसे भी नहीं देखा है, रिलाई नहीं करते, पेशेंट जो आपके पास जाते रहे वो बताते हैं कि HRCT जो हाई रेजोल्यूशन चेस्ट का एक्सरे होता है उस पर आप ज़्यादा जाते हैं स्कैन पे। ये तो ज़रा काउंट नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि जो असल नंबर है वो ज़्यादा होगा जो रिपोर्ट होता है रोज़ाना। थैंक यू वेरी मच आपको प्रोग्राम में बुलाने का। इम्पॉर्टेंट इशू है ये। देखें, टेस्टिंग तो पहले भी 60-65% उसकी जो है ना पॉजिटिविटी रेट है, फिर वो फॉल्स नेगेटिव हो सकते हैं, फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं, मरीज़ भी नहीं जाते करवाने के लिए। तो ये सारी जो है ना चीज़ें हमें लेनी चाहिए। जो आप स्टेटिस्टिक्स बता रहे होते हैं बेसिकली ये वो जो हैं जो हम पॉजिटिव देख रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे होते हैं कि जिनके जो अपने सीटी या एक्सरे या उनकी अलामात जो होती हैं वो टिपिकल कोविड निमोनिया की होती हैं। तो उसमें फिर आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप उनका PCR कराएं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता। हाँ, एडमिशन के लिए वो एडमिट हो जाते हैं, फिर हम उनको ज़रूर कराते हैं। पेशेंट्स भी रिलक्टेंट होते हैं। असल चीज़ फिर ये होती है कि उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, क्योंकि अगर डिले आप ट्रीटमेंट करेंगे तो ये जो अभी थर्ड लेयर है ये काफ़ी शिद्दत के साथ अटैक करती है और मरीज़ को टाइम नहीं देती। तो PCR एक अलहदा चीज़ है। और अगर आप सिम्टम्स इवन जो है बहुत सारे मरीज़ों को हम देखते हैं तो एक्सरे पे भी फाइंडिंग्स नहीं होती जब हम CT कराते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंटेशन है एक्सरे पे और CT स्कैन पे वो बहुत डिफरेंट हमें उसका पैटर्न नज़र आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सरे में आपको फाइंडिंग हो, लेकिन अलामात के साथ और मरीज़ के जो अपने जिस तरह होता है कि ऑक्सीजन कम होगी या उसके अलामात हैं, बुखार है, खांसी उसके साथ आता है, तो फिर उसके लिए हम CT या एक्सरे या और टेस्ट करा के इन्फेक्शन का देखने के लिए ब्लड में वो करवाते हैं। तो सर ये जो आपने फर्स्ट वेव के अंदर भी पेशेंट्स को ट्रीट किया, सेकंड में भी किया, थर्ड में भी कर रहे हैं आप, थर्ड में आप क्या देख रहे हैं चेंज जो वायरस के पैटर्न के अंदर, बिहेवियर के अंदर? देखिए, इसमें दो चेंजेस आई हैं। पहली वेव में तो ये था कि हम लोग मरीज़ों कहते थे कि उनको नज़ला ज़ुकाम बुखार हो गया, क्वारंटीन हो जाएं, और 4-5 दिन में वो ठीक हो जाते थे। और फैमिली मेम्बर्स में से 1-2 बीमार हो गए और कोई बहुत ज़्यादा बीमार हुआ तो अस्पताल आ गया, 2-3 दिन में वो अस्पताल में भी ठीक होकर चले जाते थे, मैक्सिमम 5-6 दिन रहते थे। सेकेंड वेव में ये थोड़ी सी अलामात चेंज हो गई, उनको एक किस्म की पट्ठों में जोड़ों में दर्द शुरू हो गई, बुखार तेज़ हो गया, उसने ज़्यादा छाती पे अटैक किया। थर्ड वेव जो है ना ये इंतहाई शिद्दत के साथ अटैक करती है और मरीज़ टाइम नहीं देता, वो 1-2 दिन बाद आ जाता है और उसकी जो है ना फेफड़ों में काफ़ी वो डैमेज हुआ होता है, निमोनिया हुआ होता है और उसके जो फेफड़े फेल हो जाते हैं, वो राइट अवे ऑक्सीजन पे चला जाता है, एडमिट हो जाता है मशीनों पे। तो ये टेंडेंसी जो है इस थर्ड वेव में बहुत ज़्यादा है और मरीज़ ठीक नहीं होते, ये लंबा टाइम लेते हैं ठीक होने में। और अगर ठीक भी हो जाएं, अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो जाएं, तो ये किस्म के डिसेबिलिटी में आ जाते हैं, उनको ऑक्सीजन देनी पड़ जाती है, घर में आते रहते हैं और उनका सिलसिला जो है ट्रीटमेंट का वो जारी रहता है। तो ये वेव उससे इंतहाई ख़तरनाक है दोनों चीज़ों के लिहाज से, शिद्दत के और स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा, ये सुपर स्प्रेडर है, मतलब ये बहुत तेज़ी से फैलता है। कि आप कोई एयरबॉर्न भी ज़्यादा ये अब जो कह रहे हैं वो एयरबॉर्न भी है। खैर पहले भी हमें थोड़ा सा ये हमें था कि ये है, लेकिन ज़्यादा जो है वो आपको इसी तरह जिस तरह हम पहले कहते थे उस तरह ज़्यादा फैलता है। डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि अब ये जो इक़दामात हुकूमत ले रही है, लॉकडाउन का जो फैसला हुआ जी, लॉकडाउन होगा 8 से 16 के दरमियान, सख्त लॉकडाउन होगा, गैर ज़रूरी ट्रैवल पे बिल्कुल पाबंदी है और सिर्फ ज़रूरी अशिया की जो दुकानें हैं वो खुली होंगी, बाकी बंद होगा। तो क्या उम्मीद है कि ज़रा लोग तो बार बार एक ही सवाल उनके जहनों में आता है कि ये सख्तियाँ, ये बंदिशें, ये लॉकडाउन ये कब तक रहेंगे? तो ज़रा बिल्कुल सादा ज़ुबान में ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें कि अगर ये जो आप वेव की बात कर रहे हैं, ये अगले 2 हफ्ते अगर पाकिस्तानी अवाम एहतियात करते हैं और लॉकडाउन में स्प्रेड को हम रोक लेते हैं, तो फिर थर्ड वेव को हम समझें कि हमने कंट्रोल कर लिया या फिर अभी भी खतरा रहेगा? ये कब तक चलेगा? लेकिन जी जो सीधी सी बात है कि जब भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को कर्टेल किया जाएगा तो इंसिडेंट्स के केसेस नीचे आएंगे और जब एक्टिविटीज़ खुलेंगी तो ये केसेस बढ़ेंगे। मगर इसके लिए जो सबसे ज़रूरी और जो हुकूमत इसके वक्त फोकस भी कर रही है वो वैक्सीनेशन है। जब तक हम अपनी 70% एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर लेते, ये सिस्टम इसी तरह चलेगा कि ये वेव्स आएंगी और जाएंगी। मगर हमें उम्मीद है कि ये जब थर्ड वेव को कंट्रोल करने के बाद तक हम इंशाल्लाह ताला जो अभी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है कि एंड ऑफ 2021 तक
हम इंशाल्लाह 70 अपने 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट अगर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम उस हर्ड इम्यूनिटी को पहुंच जाएंगे, जिसके बाद इसका बड़े पैमाने पे फैलाव जो है वो काफी हद तक रुक जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, तो ये थर्ड गवर्नमेंट ने वेव जो है, ये जो थर्ड वेव है, इसका क्या प्रोजेक्शंस हैं कि कब तक ये कंटिन्यू कर सकती है, कब तक? देखिए, ये बहुत डिपेंड करता है लोगों के रवैयों के ऊपर। अगर लोग हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें और जो SOPs हुकूमत ने इशू की हैं, अगर उसके ऊपर अमल करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि इसको ज्यादा देर नहीं लगेगी कंट्रोल करने में। आपके सामने इस वक्त मर्दान की एग्जांपल है कि हाईएस्ट वहाँ इन्फेक्टिविटी रेट तो जा रहा था, 50 पे गया मगर एक पिछले तो बिल्कुल से आ गया है, बिल्कुल 4% पे आ गया। तो ये मैं समझती हूँ कि बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और लोग कोऑपरेट करते हैं, तो ये वबा जो है ये बिल्कुल हफ्ते 10 दिन के अंदर भी जो है ये नीचे आ जाती है। तो ये बहुत डिपेंड करेगा कि लोग जिम्मेदारी का सबूत दें और गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। तो मैं समझती हूँ कि ये जो 10-12 दिन का जो एक ब्रेक दे रही है गवर्नमेंट, इसके अंदर ये वबा बहुत हद तक जो है इसका फैलाव रुक जाएगा। जी डॉक्टर रियाज साहब, ये जो हमने देखा, ये जो खरीदारी पिछले हफ्ते तक हमने देखा कि बहुत रश मार्केट्स के अंदर, उसकी एक वजह शायद ये भी थी कि सबको पता था कि 8 को बंद हो रहा सारा कुछ, तो मार्केट्स के अंदर जो है ना लोग जो है ना वो बिल्कुल टूट के पड़ गए। और एहतियात तो बिल्कुल करता मुझे तो नज़र नहीं आई। लोग तो बतौर डॉक्टर आपको तशवीश नहीं हुई कि ये क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं? इनफैक्ट देखिए, गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से कर सकती है लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन वो तो कर सकती है, लेकिन अब हम सब लोगों को आपस में ही खुद ही रियलाइज़ करना है। ये उस तरह की वेव नहीं है कि ये खुद ही नीचे आ जाएगी। हम पिछले 1.5 साल से इसको देख रहे हैं और ये हर दफ़ा इसी तरह जो ही लॉकडाउन ओपन होता है ये उसी तरह फैलना शुरू होता है। इसका एक ही हल है, जिस तरह डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि इसके लिए हम वैक्सीनेट मैसेज को करें। और मेरे ख्याल में अगर रोज़ाना का 1000 पेशेंट का हम टारगेट रख लें, पाकिस्तान में देखें तकरीबन कोई 200+ के डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल को मिला ले 300-400 हॉस्पिटल और प्राइवेट सेक्टर को, इन सब को आप देखें हमारी कैपेसिटी क्या है। वैक्सीनेशन के साथ आऊँगा डिटेल उस पर आपसे हम एक जवाब लेंगे। ये जो इस वक्त पब्लिक जिस तरह से बिहेव कर रही है, लग रहा है आपको कि लोग सीरियस ले रहे हैं इस मामले को? अभी थर्ड वेव आ गई है, इतने लोग जाने जा चुकी हैं, इतने क्रिटिकल भी लोग हुए, लेकिन एहतियात देखिए समर साहब, जो फर्स्ट वेव थी ना उसमें तो बहुत एक डर था इसका। हाँ, उस डर की वजह से लोग खुद से बहुत ज़्यादा केयरफुल थे। अच्छा, थोड़ा सा वो डर जब ख़त्म हुआ लोगों ने देखा, लेकिन ये नहीं वो देख रहे कि इस दफ़ा वाले जो स्ट्रेन है उसकी ग्रेविटी क्या है। बिल्कुल। और वो कितनी तेज़। हम एक पेशेंट देखते हैं एक फैमिली के अंदर, तो 1-2 दिनों के अंदर अंदर डॉक्टर साहब भी बताएंगे सारी की सारी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। और फिर वो उसमें से जो थोड़े से वीक लोग होते हैं उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। आप देखें सारा ये सारे पेशेंट जो हॉस्पिटल की तरफ आएंगे तो हॉस्पिटल का सिस्टम भी एक सर्टेन लेवल तक ही सपोर्ट कर सकता है ना। जब वो ओवरबर्डनड होगा तो बैकलॉग लगेगा, और जब बैकलॉग लगेगा तो वो लोग जिनको ऑक्सीजन या सप्लाई नहीं मिलेगी वो तो फिर मोर्टेलिटी हमारे 80% तक तो हमारे रिसोर्सेज बल्कि 90 तक भी ऑक्यूपाई हो गए थे। ऑक्सीजनेटेड जो हमारे बेड्स हैं या फिर जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं जी, तो कैपेसिटी हमारी जो है बिल्कुल उतनी नहीं है जितनी इंडिया के। इस मामले में उनका हेल्थ केयर का सिस्टम ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वहाँ भी चोक कर गया सारा, लेकिन बेहतियाती की वजह से। लेकिन हमें देखें, हमें ये एक बड़ा फ़ायदा हुआ है इंडिया की जो देखें जहाँ पर उनके गैप्स थे हम उससे सीख सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने भी इसी तरह के जो त्यौहार और फंक्शंस की वजह से आज वो वहाँ खड़े हैं। हमारा ये देखें, ये जिस तरह आज ही आखिरी 10 दिन अशरा आ गया, इसके अंदर इसके बाद फिर जो ईद के टाइम में हम सारे लोग सोशल गैदरिंग होती है पड़ेगी लोगों को, जो ईद की नमाज, इज्तिमात, मिलना जुलना, मेल जोल, वो बड़ा खतरनाक टाइम होगा जिसपे क्रिटिकल टाइम होगा। लोग अगर एहतियात करें तो शायद, मेरा ख्याल है देखें जी, ये तो हदीस भी है, वैसे भी जान बचाना फ़र्ज़ है। मेरा ख्याल है आप अगर नहीं किसी से मिलते और इस टाइम के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड अपने आप को रखते हैं घरों तक, तो ये फेज़ अगर गुजर गई हमारी तो इंशाल्लाह वी आर आउट ऑफ इट काफ़ी हद तक। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं, डॉक्टर शाजली आप देख रहे हैं लोगों को केयर करता हुआ कुछ 3 वेव्स के अंदर लोगों के रवैया में भी आपने कोई फ़र्क देखा कि रवैया भी बदल रहा है? यार वायरस को लेकर सीरियस लेना है, या वायरस का रवैया चेंज हो गया, लोगों का चेंज नहीं हुआ? वायरस का भी रवैया चेंज हो रहा है और वो भी अपनी जंग काफ़ी तेज़ी से लड़ रहा है, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं अवाम, हम सब, कि हम उसकी फतह में काफ़ी किरदार अदा करें, साबित हो रहे हैं हाँ उनके लिए। लेकिन आप देखें अखबारों में, मैं तो देखता रहता हूँ टीवी पे
और अखबारों में ये दिखा रहे होते हैं कि लोगों का हजूम है। और जब से हुकूमत ने कहा है कि देखें, उन्होंने तनबीह भी की, उन्होंने टाइम भी दिया, 2 दिन दिए, NCOC ने आगे किया कि हम लॉकडाउन करेंगे, लॉकडाउन। अच्छा, उसकी वजह से लोगों ने और ज़्यादा बाज़ारों की तरफ जाना शुरू कर दिया कि बंद हो जाएगा, जल्दी से कुछ कर लो। और आपको अगर याद हो तो पिछले साल भी मई में यही चीज़ आपके प्रोग्रामों के उस पर हम आके ये कहते रहे कि ये 1 डेढ़ 2 हफ्ते आप आराम से कर लें तो हम लोग काफ़ी इसमें इसके दबाव को रोक सकते हैं। और अब भी हम उसी स्टेज पे खड़े हैं। तो लगता ये है कि जब ये हमारा ईद के बाद और ये जो रमज़ान के बाद जब हम आएंगे तो डर यही है कि ये जो अभी 2 हफ्ते ये जो लोग आपस में जो गए हैं, मिले हैं और जो आप मतलब बाज़ारों में देख रहे हैं रश और कोई SOPs नहीं है, मुझे लगता है कि डर यही है कि ये एक दफ़ा फिर से पीक करेगा। तो SOPs कहीं नज़र नहीं आ रहे, हम लोग खुद इसमें अब। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम हॉस्पिटल्स में देखें तो अजीब व गरीब सूरत हाल है। लोग बेचारे एक मुसीबत का शिकार हैं, उनके लवाहिकीन और वो मरीज़। और बाहर की अगर आप दुनिया को कंपेयर करें तो लोग अपना जा रहे हैं दुकानों में, चीज़ें ख़रीद रहे हैं, सामान ले रहे हैं। तो एहसास हमें नहीं है कि हम सिर्फ, जिस तरह रेहान भी कह रहे हैं, कि हम सिर्फ अपना ख्याल ना रखें, हमें दूसरों को भी करना है और बचाना है लोगों को। हम ये समझते हैं कि जी हमें तो कुछ नहीं होगा, हमें बेशक कुछ ना हो, लेकिन हमारे से किसी को कुछ ना हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आपके प्रोग्राम की तरफ से जाना चाहिए। बाकी वैक्सीनेशन और ये चीज़ें तो चलती, लेकिन इसमें जो प्रिवेंशन, जो ये आप SOPs हैं, मेल जोल हैं, शादियाँ हैं, त्यौहार हैं, बाज़ार हैं, इस पर जब तक आप रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे ये फैलता जाएगा। देखिए, रिस्ट्रिक्शन, ये वायरस अपने आप को चेंज कर रहा है। आप वैक्सीन भी लगाएंगे लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा ना वैक्सीन लगाने में। जैसा डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि आप मतलब एंड तक हम जाएंगे, फिर कितनी पॉपुलेशन को लगेगी, आपने हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करनी है। तो उस टाइम तक अगर एक्सपोजर ऐसे ही रहा तो फिर हालात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। अभी हॉस्पिटल चोक हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई मैक्सिमम है, गवर्नमेंट्स में इनिशिएटिव ले रही है, वो कह रही है जी कहीं और से सप्लाई आया ऑक्सीजन, मतलब है क्रिटिकल इश्यूज हो गए हैं, ये नहीं है कि नहीं है। तो हमें सबको मिलजुल के इस पे ज़रा थोड़ा सा आवाम को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। इन दी एंड जाके ज़्यादा रोल आवाम का बनता है कि उन्होंने असर रोल प्ले करना है। गवर्नमेंट ने, डॉक्टर्स ने, सब ने अपना एक मुआवन किरदार अदा करना है, असर रोल आवाम का ही है। डॉक्टर साहब, ज़रा वैक्सीनेशन की आपने बात की कि इस साल के आखिर तक हम 7 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे। ये किस तरह से होगा सारा? ये वैक्सीन कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? अभी तक तो हम ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं जो चाइना से आ रही है वैक्सीन, हमें कैंसाइनो आ रही है, साइनोफार्म आ रही है, उस पर हम रिलाई कर रहे हैं ज़्यादा। जो हमें मिलनी थी वैक्सीन गावी के प्रोग्राम के तहत वो भी नहीं आ सकी उतनी जितनी हमें एक्सपेक्टेड थी। 1 करोड़ 70 लाख मिलनी थी, वो नहीं आ सकी डोज एस्ट्राजेनेका की। तो 7 करोड़ कहाँ से पूरी होगी, कहाँ से आ रही है? देखिए जी, इस वक्त हम लोगों ने 3 करोड़ के तो एग्रीमेंट साइन कर लिए हुए हैं और उनमें से जून तक हमारी तकरीबन 19 से 19.8 मिलियन जो है वो डोजेस हम जून तक प्रोक्योर कर लेंगे और बाकी जो है वो भी उसके बाद दफ्तन फवक्तन जो है वो पहुंचती रहेंगी। जो गावी की आपने बात की है वो बेशक डिले हुआ है क्योंकि हमारा जो रीजन था उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि कोवैक्स की वो हमें प्रोवाइड करेंगे, पर इंडिया में खुद इतना बड़ा क्राइसिस आ गया कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक यूज के लिए रख ली। इसके थोड़े दिनों के बाद मजीद इसकी डोजेज आएंगी जिसमें शायद फाइजर की भी तकरीबन हमारे पास कुछ डोजेस जो हैं 1 लाख के करीब फाइजर की डोजेस भी हमें मिलेंगी और उसके बाद उम्मीद है कि हो सकता है इस प्लेटफॉर्म से हमें दूसरी भी जो बाहर की चाइनीज वैक्सीन के अलावा है वो भी हमें मिले। पर इस वक्त पाकिस्तान में जितनी वैक्सीन की डील्स हुई हैं और जितनी पहुंच चुकी हुई है उसमें मैं ये बता दूं कि उसमें तकरीबन 91% हुए हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने परचेज की हैं और बाकी जो है कुछ चाइना ने हमें हेल्प की और अब कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से भी आ जाएगी। पर इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान जो वैक्सीनेशन का है वो जिस तरह आपने देखा है कि अब डे बाय डे हमारी वैक्सीनेशन की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। कल भी तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया था और ये टारगेट हम 3 लाख तक इंशाल्लाह ताला पर डे का लेकर जाएंगे और अब इंशाल्लाह वाफिर मिकदार में वैक्सीन जो है वो हमारे पास मौजूद है और पाइपलाइन में बैकअप के तौर पे भी जो है वो मजीद हमारी कंसाइनमेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह अब रेगुलर बेसिस पे पाकिस्तान लैंड करती रहेंगी। तो हमें उम्मीद है कि जो प्रोग्राम बनाया है और जो प्लान चॉक आउट किया गया है कि 2021 के एंड तक हम अपनी 7 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दें,
वो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा जी। अच्छा, ये मुझे ये बताते हैं डॉक्टर साहबा कि ये जो वैक्सीनेशन की बात हो रही है, इसमें अभी आपने 40 प्लस जो एज ग्रुप है वो ओपन कर दी है, उससे नीचे वाले एज ग्रुप से वो ग्रेजुअली कब तक उनकी ओपन होगी? 30 वालों की कब ओपन होगी? 20 वाले कब ओपन होंगे जाके? आप बता रही है कि वैक्सीन आपके पास ज़्यादा आने वाली है, ये कब तक कर रहे हैं, क्या प्लान है? ईद के बाद इंशाल्लाह ताला, जैसे कि असद उमर साहब ने भी कहा था कि ईद के बाद इंशाल्लाह हम तमाम एज ग्रुप्स के लिए रजिस्ट्रेशन खोल देंगे और ये 18 प्लस के लिए होगी, क्योंकि दुनिया में अभी 18 प्लस के लिए ही ये रिकमेंडेड है। तो इन तमाम एज ग्रुप्स के लिए ईद के बाद इंशाल्लाह ताला खुल जाएगी और वैक्सीनेशन सेंटर्स नए बन रहे हैं। मास वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला 2-1 दिन में इस्लामाबाद वाला भी फाल हो जाएगा और नए वैक्सीनेटर्स भर्ती किए जा रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स भर्ती किए जा रहे हैं, इंटरव्यूज उनके तकरीबन हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अब बहुत एक्सपैंड हो गया है और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। 3 लाख का टारगेट है अभी हमारा पर डे का और इंशाल्लाह ये मज़ीद भी बढ़ाया जाएगा, पर अभी फ़िलहाल 3 लाख का टारगेट इंशाल्लाह बहुत जल्द पर डे का अचीव कर लेंगे। ठीक। डॉक्टर रेहान, आप चूँकि ख़ुद भी डील करते हैं वैक्सीनेशन के मामले को, आपका इदारा डील कर रहा है, ये वैक्सीन के वाले से एक बहुत सारी एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी भी है जो कहती है हमने वैक्सीन नहीं लगवानी। मैं ज़रा लोगों की मैसेज की एजुकेशन के लिए ज़रा मैं चाहता हूँ आप इस पर बताएं, गाइड करें, रहनुमाई फरमाएं लोगों की कि कुछ ऐसे केसेस आए बीच में कि वैक्सीन लगवा ली फिर भी कोरोना हो गया। ज़रा बताएं कि वैक्सीन का फ़ायदा क्या है लगवाने का, एक आम बंदे को बताएं ज़रा, सादा अल्फाज में, बिल्कुल मैं कहता हूँ ले में लैंग्वेज में, वो समझे कि भाई मुझे लगवानी है। देखें, इस वक्त वेस्ट पूरा हमारा अलमिया ये है कि हम कंट्रोवर्सीज को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पोलियो को आज तक हम लेके बैठे हैं, सारी दुनिया निकल गई उसमें से। सोशल मीडिया के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं हम उनको एकदम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ थैंक्स टू मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहा थ्रू आउट द कोविड। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस करते रहे। वैक्सीन ही हल है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। देखिए, हम देखते आ रहे हैं वैक्सीन के अलावा ये किसी सूरत भी नहीं जाने वाली चीज़। हम खोलेंगे मुल्क दोबारा से इफेक्ट होगा। हम कब तक लॉकडाउन करेंगे फिर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन परमानेंट हल इसका वैक्सीनेशन ही है। जी, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीन के हवाले से कि कौन सी वैक्सीन, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। एक तो ग्रुप है ना जो कहता है लगाना ही नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि हम एज अ डॉक्टर शाजली भी देख रहे हैं, चेस्ट के अंदर हम देखते हैं किस तरह के बुरे हालात होते हैं। देयर इज़ नो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट एट ऑल। ये बीमारी है, हकीकत है। अब तक भी अगर लोग इसको नहीं एक्सेप्ट करते तो फिर कोई नहीं है, ये वैक्सीन है जो आपकी जान बचाने के लिए। देखिए, वेस्ट में सब लोगों ने लगवा ली। बिल्कुल। और आप एक सिंपल सी एग्जांपल चाइना की देख लें। बिल्कुल। सिर्फ एक हदीस के ऊपर उन्होंने अमल किया कि उन्होंने बंद कर दिया, अंदर से कोई बाहर नहीं गया। 6 करोड़ का वो पूरा मुल्क और सबसे बड़ी आबादी बंद किया था जो। सबसे बड़ी आबादी। दूसरी तरफ की आप आबादी देख लें जिन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ हैं। मेरे ख्याल में हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, वैक्सीन जो भी मिले लगाएं। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में कैन साइनो में बहुत अच्छी ऑप्शन इसलिए होगी कि हमारे पास रेस अगेंस्ट टाइम है कि हम जितना जल्दी कर सकते हैं एक शॉट के अंदर ही हम क्रिटिकल डिजीज़ से बचा लें। और मेरे ख्याल में जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा, यंग लोगों को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हम एक चीज़ को, एल्डरली को तो हम सेफ कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि ट्रांसमिट कौन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मूव कौन कर रहे हैं, यंग लोग कर रहे हैं। आप पैरेलल यंग और एल्डरली रिस्क वाले, यंग जितने भी ज़्यादा इस तरह के, क्योंकि एक यंग घर के अंदर जाता है, ये वायरस घर के अंदर एक यंग या बच्चा लेकर जाता है। स्कूलों में जा रहा है तो वो ले जाएगा, जॉब पे जा रहा है तो वो ले जाएगा, और वहाँ से एल्डरली इफेक्ट होंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल में इसको और तेज़ करना चाहिए, जितना तेज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना इसको लेट करेंगे हमारे इकनॉमिकल बर्डन्स बढ़ते जाएंगे, हमारे हॉस्पिटल्स पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एंड ऑफ द डे वी हैव टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी के इसके अलावा और कोई हल नहीं है। डॉक्टर शाजली, वैक्सीन के वाले से जो हम बात कर रहे हैं मिसपरसेप्शन से लोगों के अंदर के, देखिए जी वैक्सीन लगवा के भी कोरोना हो गया जी, इमरान खान साहब को हो गया था, आरिफ अलवी साहब को हो गया था, तो क्या बताएंगे नाज़रीन को, वो जो लोग सवाल करते हैं उनका जवाब ज़रा दे दें कि ये वैक्सीन का फ़ायदा क्या है। देखिए, वैक्सीन लगाने का फ़ायदा तो है। कुछ एक दुका केसेस ऐसे भी हैं कि जहाँ दोनों शॉट्स लगने के बाद भी हम देखते रहते हैं डेली अगर 100-150 मरीज़ होते हैं तो हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो फर्स्ट शॉट के बाद, सेकंड शॉट के बाद हो जाते हैं। वो उसको एट्रीब्यूट करते हैं उस वैक्सीन से। असल में वैक्सीन वो नहीं करती, आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है, और जब आप वैक्सीन लगाते हैं, एक्सपोजर भी हुआ होता है, आप कहीं से लेते हैं तो वो हो जाता है। अच्छा, अब उनकी तादाद बहुत कम होती है, लेकिन वैक्सीन आपको जो है ये इन्फेक्शन नहीं दे सकता, पहली बात है।
क्योंकि ये डेड वायरस से बनाया जाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हो भी जाता है तो उसकी शिद्दत हम नहीं देखते। मेरे पास मरीज़ आते हैं, अगर दिन में 100-150 मरीज़ हम देख लेते हैं तो उसमें से 4-5 ऐसे होते हैं जो वैक्सीन लगा के आए होते हैं, चाहे उन्होंने 4 हफ्ते पहले लगाई हो, तो उससे तो नहीं होगा उनको। अब वो कहीं एक्सपोजर होता है और वो आते हैं और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो उसकी शिद्दत में कमी होती है, उसकी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती उन मरीज़ों की, और वो जल्दी रिकवर हो जाए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों। तो वैक्सीन के अलावा कोई हल नहीं है, जैसा रेहान भी कह रहे हैं और डॉक्टर साहब भी कह रही हैं। इसमें अच्छी बात जो मैं देख रहा हूँ उसमें 2 चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। एक ये कि हुकूमत का इनिशिएटिव बहुत अच्छा हो गया, तेज़ होता जा रहा है, और फिर पब्लिक का रिस्पांस, अब जो हम अगर कुछ हफ्ता पहले चले जाएं तो पब्लिक का कोई रिस्पांस नहीं था। अब आप देखें तो अखबारों में हम देख रहे हैं लोग लाइनों में खड़े हैं, और ऐसे इलाकों में मैं देख रहा हूँ पंजाब में जहाँ पे कोई ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, वो ऐसे लाइनों में खड़े होकर लगा रहे हैं। और पहले अस्पताल में लोग कहते जी हम पहली शॉट लगाने गए तो वहाँ कोई नहीं था, अब गए तो हमारी तो बारी नहीं आ रही। तो ये दोनों चीज़ें हमारी बहुत अच्छी हो गई। अच्छा, मैं एक डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि अब पाकिस्तान में भी वैक्सीन की तैयारी के हवाले से NIH में कंसनट्रेट्स जो हैं वो पहुँचा दिए गए हैं। कब से हम अपने मुल्क के अंदर वैक्सीन की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और कितनी हम बना पाएंगे? हमारे पास अब उसकी ज़रूरी मशीनरी भी आ गई है। चाइनीज़ टीम जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ताला इसकी अब वैक्सीन की प्रोडक्शन जो है वो तैयार हो जाएगी, और एंड ऑफ द मंथ इसी महीने के आखिर से इंशाल्लाह ताला हम अपनी तैयार की हुई वैक्सीन जो है वो हम लगानी शुरू कर देंगे, और ये तकरीबन हमारी 30 लाख लोकल प्रोडक्शन करके करेंगे वो वैक्सीन तैयार। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से मैं उम्मीद करती हूँ कि अब पाकिस्तान वैक्सीन प्रोडक्शन में भी कुछ हद तक जो है वो खुद कफील हो जाएगा। जी ठीक है नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में ब्रेक से वापस आएंगे तो घर के अंदर हमें क्या एहतियातें करनी है, कौन से ऐसे टोटके हैं जो नहीं करने और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें घर के अंदर करनी चाहिए, वो हम अपने एक्सपर्ट से, डॉक्टर साहबान से पूछेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। बात हो रही है कोरोना वायरस के हवाले से, हमें क्या एहतियात करनी है, क्या एहतियात हमें नहीं करनी, और ये देखिए कौन से ऐसे टोटके हैं जो जिन्हें हमने अवॉइड करना है, जिन्हें हमने डॉक्टर शाजली ये बताइएगा कि अब घर के अंदर किसी बंदे के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं या फिर बंदे को शुबा होता है थोड़ा सा शायद मुझे कोरोना हो सकता है, अब पहले की तरह बिहेवियर नहीं रहा, जिस तरह आपने बताया कि बिहेवियर चेंज हो गया थर्ड स्ट्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा, क्या करना चाहिए घर के अंदर? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक बंदे को घर के अंदर रखनी चाहिए? जिस तरह कहते हैं ऑक्सीमीटर घर में रख लें जी, थर्मामीटर तो हर घर में होता ही है टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए। देखिए ये जितने गैजेट्स होते हैं, ये जो पल्स ऑक्सीमेट्री है, इसमें भी थोड़े से मसले मसाइल होते हैं। 3 चीज़ों का मैं हमेशा अपने मरीज़ों को या किसी को जो पूछते हैं वो बताता हूँ कि देखिए खांसी अगर शदीद हो जाए, बुखार शदीद हो जाए, तेज़ हो जाए 100 या 101 से ज़्यादा, और सांस ख़राब होने लग जाए, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। जिस तरह मैंने आपको पहले ये बात की आपके प्रोग्राम में कि अब ये बीमारी 2 दिन में मरीज़ को कहीं से कहीं पहुंचा देती है, 2-3 दिन में। तो इस टाइम पे आप ये वेट ना करें, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे कोई भी हो। तो इसमें जो अपने लोग देसी टोटके, और एक तो जिस तरह रेहान कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ने जो है ना बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। अब लोग हमें इलाज बताने आते हैं, हमसे इलाज कराने नहीं आते और फिर उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, हमें ये दवाई दे दें, ये ना दे दें। तो इससे क्या होता है कि इलाज में नुकसान हो जाता है, मरीज हमारे हाथ से निकल जाता है। देखिए डॉक्टर को पता है, घर पे ही लोग आजमाते हैं, बहुत सारे केसेस आपके पास ऐसे आए होंगे जो बिगड़ के आए, बहुत बिगड़ के घर पे पहले करते रहे। उसकी वजह ये कि देखें एक बंदा यूके में बैठा है, एक बंदा अमेरिका में बैठा है, एक बंदा कहीं और बैठा है, वो अपना बता, अब उसने मरीज नहीं देखा हुआ। अब उसमें जो वो टोटके भी कर रहा होता है, दवाई भी दे रहे होते हैं, डॉक्टर्स हैं वो दे रहे होते हैं, लेकिन उसने मरीज को नहीं देखा। ऐसा ही है। तो उसमें क्या होता है, डिले हो जाता है। जब वो हमारे पास मरीज आता है, ये डेली हम देख रहे होते हैं, तो हमसे काफ़ी आगे निकल चुका होता है और उसका इलाज इंतहाई मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अब वो मरीज़ नहीं समझता, जाहिर बात है वो जिस कंडीशन में लाता है हमें उसको एक्सेप्ट करना है। वो चाहता है ये मरीज़ हमारा कल नहीं तो अभी ठीक हो जाए। तो मरीज़ की जो जैसे हम एडमिट करते हैं, जैसे ही करते हैं, वो 1-2 दिन में तो वो बिल्कुल ही ना
मतलब क्लोज टू वेंटिलेटर पहुंच चुका होता है। तो इसलिए जो ये चीज़ें टोटके मोटके ये करें आप ज़रूर, लेकिन आप जो है स्टीम का बड़ा लोगों ने पता नहीं प्रेशर कुकर से स्टीम ले रहे हैं, मतलब स्टीम से इसका कोई ताल्लुक वो जो लौंग डाल के करें स्कीम लें जी, देखिए उसका बहुत सारे लोगों ने अपने गले हलक जलाए हुए हैं, किसी ने नाक जलाया हुआ है। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, ये पहले ऐसे नहीं होता था। आपके प्रोग्राम से मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए डॉक्टर को पता है कि ये स्टेज क्या उसने ट्रीट कर। हमारे पे ये भी इल्ज़ाम होता है कि दवाइयाँ बड़ी दे दी जी, दवाइयों से कोई पता नहीं कुछ फैल गया हमारे, ऐसा नहीं होता। और कुछ ऐसे भी आते हैं जो शिकवा करते हैं दवाई मुझे क्यों नहीं दी अच्छा वो एक अलहदा होता है। अच्छा कुछ को दे दें, कहते बहुत ज़्यादा जी आपने तो दवाई दे दी हम इतना, तो अब वो हर कंडीशन टू कंडीशन हर मरीज की जो है वो वेरी कर रहा है। उसमें फिर डॉक्टर के लिए इलाज मुश्किल हो जाता है। देखें हर फील्ड का एक डॉक्टर है। अब रेहान की फील्ड का अलहदा होगा, मैं उसमें बात नहीं कर सकता, मेरी फील्ड अलहदा है। अब तो लोग इसको नहीं समझते। और तो मैंने आपको कहा कि टेस्ट भी खुद करा के ले आते हैं, इलाज भी खुद कर चुके होते हैं, सोशल मीडिया से अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर वो कर दे। तो इसने बहुत नुकसान पहुंचाया हम इस बीमारी में, मैंने ये देखा है। और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोग हमारे सामने बहुत बीमार हुए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनका जानी नुकसान हुआ है। तो ये मेरी आपके प्रोग्राम से हुआ कि आप ज़रूर टोटके करें, आप अदरक का जो भी है ले लें, रस ले लें, बड़ी बात करते हैं लोग की, लेकिन देखिए ये बीमारी है, फायदेमंद होती है। हाँ, ये बीमारी, अब देखो किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो लौंग भी ले लें कि दिल के डॉक्टर को दिखा दें, हार्ट अटैक हो, जान ना चली जाए। तो ये सारी चीज़ें, ये बीमारी बड़ी मौलिक बीमारी है, ये मरीज को टाइम नहीं देती, ये आम बीमारी से मुख्तलिफ है। तो इसलिए इसमें आपको बहुत सोच समझ के किसी डॉक्टर को, मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, उससे इलाज कराएं, नहीं हो तो अस्पताल में दाखिल हो जाएं। बुखार इंक्यूबेशन पीरियड 1-2 दिन का होता है, फिर बुखार जब आता है इंसान को, उसके बाद टेस्ट फौरी तौर पे करवा लेना चाहिए या डॉक्टर से रजू कर लेना चाहिए, लेकिन वो उसमें भी 2-3 दिन तो लग जाते हैं जी। लंग्स पे तो अटैक कर देता है। नहीं 2-3 दिन नहीं लगते, समझ देखें ना, मतलब अभी भी एक मरीज़, अभी भी मेरे क्लिनिक में कितने आते हैं, 2 दिन में कहते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई, तो फिर हम उन्हें कहते हैं नहीं जल्दी से आप CT स्कैन कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, आपको समझ आ जैसे थोड़ी दवाई दी, आप दवाई चेंज कर लेते हो, ज़्यादा दवाई दे देते हो, एंटीबायोटिक्स दे देते हो, जो भी आपकी दवाइयाँ होती हैं, या फिर उसको अस्पताल दाखिल कर लेते हैं, उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, घर में बैठ के उन्हें नहीं पता होता। तो इसलिए इसकी मैंने कहा ना अलामात जो है ना, अब वो बड़ी शॉर्ट होती है। 2-3 दिन में मरीज ठीक ठाक बीमार होकर आपके पास। ऑक्सीमीटर पे कितनी ऑक्सीजन आनी चाहिए? 90 जो होता है ना, वो उसका एक कट ऑफ पॉइंट है। लेकिन अब किसी की 92, 93 भी है, लेकिन उसको नहीं पता होगा कि मेरे सांस खराब हो रहा है, मेरे फेफड़ों में क्या हो रहा है। तो जैसे ये चीज़ें आप लगाते हैं, आप एक दफ़ा डॉक्टर की तरफ ज़रूर चले जाएं, ताकि एक एक्सरे हो जाए, कुछ ब्लड टेस्ट हो जाए, अगर नहीं है तो डॉक्टर CT स्कैन कर लेगा राइट अवे। कोई आजकल इसका इस्तेमाल एक लिहाज से अच्छा है कि आप रिपोर्टें पे डॉक्टर्स को भेज सकते हैं, जिससे आप इलाज करा रहे हैं, तो उससे बहुत टाइम भी बच जाता है। और जिस तरह अब हम रेहान की तरफ मरीज़ भेजते हैं, अगर ये रिपोर्ट नहीं भी हमें देते हैं, इन पर रश होता है, मैं खुद CT देख लेता हूँ, वो CT ले आते हैं, हम देख लेते हैं, इलाज शुरू हो जाता है, वो नेक्स्ट, तो टाइम बच जाता है। और टाइम क्या बचता है, मरीज़ की ट्रीटमेंट बर वक्त हो जाती है, वरना ये फिर बीमारी बहुत नुकसान पहुँचा देती है। डॉक्टर रेहान, आपके पास किस तरह के पेशेंट्स अब आते हैं? यानी केसेस जो आते हैं बड़े डिफरेंट, अजीब व गरीब किस्म के केसेस भी आते हैं कि वो बिल्कुल बिगड़ गया, एंड पे आके पहुंचे। ज़्यादा लोग इस तरह के गलती करते हैं मेजॉरिटी में, या फिर कम है ऐसे लोग जो गलती पूरा अपने टोटके आजमा के सूरत हाल को बिगाड़ के अपने फेफड़ों की तबाही करके फिर पहुंचते हैं आके जी आप हमारा इलाज कर रहे हैं? ये बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने बात की। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर पेशेंट ना मेजॉरिटी ओवर ट्रीट हो चुके होते हैं बिफोर दे कम टू द डॉक्टर, और उसमें यही चीज़ें हैं कि नॉलेज नहीं होता, साइंटिफिक डिटेल नहीं होती, सुनी सुनाई बातें। फिर उसके बाद एंग्जाइटी एक एडिशनल फैक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक बढ़ जाती है। जो इनको पता लगता है कोविड है, वो लगता है पता नहीं क्या कोई कैंसर हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उसकी बढ़ जाती है, उससे और चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन जब पेशेंट एक बार उसको अंदाज़ा हो जाए, अब तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में आ गई है कि कोविड के सिम्टम्स का लोगों को, लेमैन को भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है, उनको पैनिक नहीं करना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, ताकि बाकी फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो कम अज़ कम सेफ़ रह जाएँ। अगर एक को हो भी गया तो बाकियों को ना हो। उसके बाद वो किसी ना किसी अपने मॉलेज से रब्ता कर ले, और अगर बुखार को साथ साथ चेक करें थर्मामीटर से, बड़ा सिंपल सा घर में अवेलेबल है। अगर उसके सांस में दुश्वारी आ रही है, पल्स ऑक्सीमीटर ईजीली मिल जाते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि 90 एक कट ऑफ रेंज है, हम ऑक्सीजन को देखते हैं, हम टेम्परेचर को देखते हैं, उसके अलावा बायोलॉजिकल मार्कर्स को देखते हैं, और CT स्कैन को देखते हैं, और फैसला कर लेते हैं कि इसका इलाज क्या होगा, और उस तहत फिर चले जाते हैं और पेशेंट रिकवर कर जाते हैं।
तो ये सिंपल सी गाइडलाइन है। मेरा ख्याल है आज से अगर 1.5 साल पहले देखें तो आप देखें कितनी ज़्यादा मोर्टेलिटी थी। यानी कि बिल्कुल जो बुनियादी चीज़ें हैं, खांसी, बुखार, इस तरह की जो ही चीज़ें आपको फील हो तो फ़ौरन से आप रजू कर लें डॉक्टर के साथ। जी, पहला अक्सर काम लोग ये तो- भी है कि बुखार हो गया तो वो पैनाडोल खा ली, इस तरह का इलाज शुरू कर देते लोग अपना ही कि भाई आम बुखार होगा। वो कैसे बंदा पहचाने कि ये आम बुखार और कोरोना में फ़र्क कैसे समझ आए एक आम बंदे को? देखिए उसके सिम्टम्स बड़े इतने सारे उसके सिम्टम्स हैं, लेकिन आजकल हम बहुत वेग प्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह शुरू में मैंने बात की कि पीसीआर भी आजकल के टाइम में हम देखते हैं नेगेटिव आता है, लेकिन लंग्स देखें तो भरा होता है। तो इसलिए हम खाली एक के ऊपर लाई नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी अ टोटल पिक्चर ऑफ द पेशेंट। प्लस अगर खांसी किसी को छिड़ ही गई है, चूँकि आजकल इस्लामाबाद के हवाले से अगर हम देखें तो एलर्जीज़ के इश्यूज़ भी आते हैं, लेकिन अगर साथ बुखार आ रहा है दैन इट्स इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला काम तो ये मास्क प्रॉपरली पहने, नोज़ को भी कवर करें ताकि आपकी खांसी से आपके सांस से बाकी मेंबर्स इफ़ेक्ट ना हो। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद फिर आप उसको मॉनिटर करें। 1-2 दिन के अंदर इतना ज़्यादा, जिस तरह इंक्यूबेशन पीरियड की भी बात हो रही थी, ये शुरू के अंदर कुछ इसके वार्निंग साइन आ जाते हैं और आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उसमें रिएक्ट कर सकते हैं और ईजीली कर सकते हैं। इसको बस पैनिक ना लें, इसको डॉक्टर से रब्ता कर लें, टेस्ट जो इसके बुनियादी हैं वो देख लेते हैं और इसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। यूजुअली एक अच्छी हेल्थ वाले लोग मेजॉरिटी इसमें से निकल जाते हैं और वो लोग जिनके साथ और मसाइल साथ होते हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बिल्कुल उनमें ज़्यादा मसले साथ आ जाते हैं। बिल्कुल सही है। चलें यहाँ नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जो निजी शोबे को वैक्सीनेशन के हवाले से दरपेश चैलेंजेस हैं, हुकूमत को क्या स्ट्रेटजी इस पर मज़ीद अडॉप्ट करनी चाहिए मज़ीद इस मामले को तेज़ करने के लिए, चूँकि वैक्सीनेशन में ही इस सारे मसले का हल है, राज वैक्सीनेशन के अंदर ही पोशीदा है, उसे मज़ीद कैसे तेज़ किया जा सकता है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर शाज़ली, ये जो वैक्सीन की बात होती है इसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगती है। पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त हम देख रहे हैं, इवन इस्लामाबाद के अंदर हम देख रहे हैं कि सैकड़ों बच्चे जो हैं 2 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के, उनमें कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा आ गया है। उनका फिर क्या किया जाए, उनका क्या हल होना चाहिए? वैक्सीनेशन तो उनकी अगर नहीं हो सकती, देखिए अब जो बाहर तो लग रही है फाइजर, वैसे बच्चों को लगना शुरू हो गया। जो नई रिसर्च आई है उसमें 12 साल पे अब उन्होंने रेकमेंड कर दिया कि आप दे सकते हैं, और जो यंग बच्चे हैं उसमें भी अब हो रहा है कि इनको देना है। क्योंकि देखें अब ये ऐसा अगर आप पहली वेव को देखें तो इसने ज़्यादा हिट किया था ओल्डर पॉपुलेशन विद मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स ना। फिर उसके बाद ये अब जो सेकंड में थोड़ा नौजवानों में ज़्यादा आने लगी, फिर हमारी पॉपुलेशन भी यंग ज़्यादा है, 65-70% ज़्यादा हमारी यंग है। अब हमारी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, उनमें ज़्यादा बीमारी आ रही है अनफॉर्चुनेटली। अब बच्चों में हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जिस तरह आज भी आप देखें 10-15% मरीज़ जो आएंगे वो हमारे बच्चे आ रहे हैं। लेकिन जो अच्छी बात ये कि अभी ये बच्चों में इतनी शदीद बीमारी नहीं कर रही, और जितने यंग बच्चे होते हैं वो थोड़े से दिन बीमार होकर, जिस तरह पहले वेव में था कि कुछ लोग 5 दिनों में क्वारंटीन होकर वो ठीक हो, वो बिल्कुल अभी ये ट्रेंड। लेकिन अब आप देखें कि तीसरी वेव में वो ट्रेंड चेंज हुआ है उन्हीं लोगों का जो पहले, तो अब ये डर है कि ये कहीं जो अब ये लहर चल रही है और उसके बाद के आने वाले दिनों में कहीं ये बच्चों को ज़्यादा तेज़ी से या शिद्दत से अटैक ना करे और बीमार ना करे, जो हमारे नौजवान बीमार हो रहे हैं। तो उसके लिए वैक्सीनेशन जो है हमें अब इस पॉपुलेशन में भी 18 तो हो गया ना, 18 भी एक किस्म का एडल्ट ही हम कर लेंगे, लेकिन जो टीन्स हैं या यंगर पॉपुलेशन है उसमें मेरे ख्याल से होनी चाहिए। इसका नुकसान कोई नहीं है वैक्सीन का। बच्चों में ऐसी वैक्सीनें लग रही होती हैं जो न्यू बॉर्न्स को हम लगाते हैं और बाद में लगाते हैं, जिसमें पोलियो है, मीजल्स, मम्स, रुबेला है, ये लाइव वैक्सीन्स होती हैं, तो बच्चों में इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो इस वैक्सीन का तो उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं कैच करने के और ट्रांसमिट करने के होते हैं, बगैर सिम्टम्स के वो अपने इसका ख्याल इतना नहीं रख सकते, मुंह में हाथ तो मार उनको लेना। ऑल द मोर रीज़न है कि आपने वैक्सीनेट करना है अगर बाकी पॉपुलेशन में स्प्रेड होने से बचाया। और उसकी एक मिसाल कि पिछले कुछ महीनों पहले जब स्कूल खोले गए थे तो आपने देखा कि बड़ी तेज़ी से ये फैलना शुरू हुआ, अपने घर गए और उन्होंने अपने घर वालों को लगाया। डॉक्टर रेहान, ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़्यादा वायरस डिटेक्ट हो रहा है, ये कौन सा वेरिएंट है ज़्यादा? ब्रिटिश वेरिएंट ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आ रहा है या इस वक्त ब्रिटिश है?
इस वक्त आप देखें जो ब्रिटिश वेरिएंट 3-4 महीने अगर हम पीछे चले जाएं तो उस टाइम पे पाकिस्तान में जितनी फ़्लाइट्स यूके से आ रही थी उसके लिए हम एयरपोर्ट्स पे उस तरह की चेकिंग्स नहीं थे कर रहे, टेम्परेचर थर्मल गन के अलावा कुछ भी नहीं था, कोई ख़ास नहीं था। अगर हम उस टाइम पे थोड़ा सा इसको देख लेते, खैर एनी हाउ अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़्यादा वही इफ़ेक्ट पाकिस्तान में कर रहे हैं और इंडिया में भी रादर वही ज़्यादा कर रहे हैं और उसको रोकने का अगेन यही तरीके के जितना हम इस वक्त कंटेन कर लें चीज़ों को। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज़ भी है, ये जो वैक्सीन का है, निजी शोबे के लिए वैक्सीनेशन उसको अलाउ करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको इनकरेज करना कि वो ज़्यादा इंपोर्ट करें, लोगों को लगाएं, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे जो चाहते हैं कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो, वो ख़रीद के लगा लेंगे, बजाय इसके कि अभी आप 8-10 हज़ार 12 हज़ार रुपया खर्च कर ले बंदा एक ही मरतबा, तो वो महफूज हो जाता है। बाद में जाके प्राइवेट अस्पतालों के अंदर 20-20, 30-30 लाख रुपए तक लोगों ने भरे, तो उससे बेहतर शुरू में बंदा 10-12 हज़ार रुपया खर्च कर ले। लेकिन मेन इशू अवेलेबिलिटी का, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, चूँकि आप खुद भी डील कर रहे हैं इसमें प्राइवेटली वैक्सीनेशन के वाले से, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, किस तरह फैसिलिटेट करे जो हर्डल्स हैं वो आपकी दूर हो और अवेलेबिलिटी हो? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन गैप है पाकिस्तान में। IDC भी हम शुरू में आना नहीं थे चाह रहे, लेकिन ये था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ था। तकरीबन कोई 75 ब्रांचेस में से 30 ऐसी ब्रांचेस हैं जो हमारी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें हम AVC एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ALS ट्रेंड स्टाफ, BLS ट्रेंड स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, वो सारे मौजूद हैं जो कि इमरजेंसीज़ को हैंडल कर लेते हैं, जो कि वैक्सीन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म के तहत हमारे पास कुछ लोग आए कि हम आपकी प्लेटफॉर्म से वैक्सीन लगाना चाहते हैं। हम बहुत स्पेशली खुश थे कि हमने स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पे, PCR सबसे पहले IDC ने स्टार्ट किया था इस रीजन में, तो हमने कहा इसको प्रॉपरली गुड बाय भी IDC ही करे। तो उस वैक्सीनेशन के लिए जो इंपोर्ट के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उन पे ज़रा बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए कि फैसिलिटेट आप कैसे करें प्राइवेट शोबे को ज़्यादा से ज़्यादा आए? जी देखिए, डॉक्टर साहबा ने जो भी बात की थी ना, चैलेंजेस इस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, जो इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई बिल्कुल डिस्टर्ब है। इंडिया भी जो किसी टाइम पे कोवैक्स के थ्रू हमें देने के लाइन के ऊपर बात कर रहा था, इस वक्त उनकी अपनी सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर भी चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। इस वक्त वैक्सीन्स को लाने के लिए ड्रैब को, NCOC को, गवर्नमेंट को जिस तरीके से भी इनको करना है, बेस्ट चैनल वही है कि गवर्नमेंट ही इसको लाए, और गवर्नमेंट ला के बेशक प्राइवेट सेक्टर्स को सबको दे दे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट देखें सब ने मिल के इसको ख़त्म करना है, और जितना जल्दी हम इसको कर लेंगे उतना हमारा उसमें हम सेव कर सकते हैं लाइफ्स को भी, बिल्कुल सही, और इकोनॉमी को भी। फाइनली डॉक्टर साहब ये भी बताती जाए कि ये जो प्राइवेटली वैक्सीन की दरामद का मामला है, इस पर कोई बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज उसने नहीं किया, टैक्सेस भी, ड्यूटीज़ भी उसी तरह ली जा रही हैं। अगर प्राइवेटली भी इसको बिल्कुल ओपन कर दिया जाए, फिलहाल ड्यूटीज़ ना ली जाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग जाएगी वैक्सीन। देखिए, मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ने जितना फैसिलिटेट कर सकते थे प्राइवेट सेक्टर को किया है, जितनी रिलैक्सेशंस उनको दे सकते थे और जितना वो प्रोसीजर को शॉर्ट कर सकते थे वो किया है। मगर इस वक्त एक्चुअल इशू जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का है पूरी दुनिया में। वैक्सीन की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो प्राइवेट सेक्टर ने चूंकि स्मॉल क्वांटिटीज में करना होता है और उसमें मिडिल मैन का रोल आ जाता है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं नहीं समझती कि गवर्नमेंट के एंड पे उनको कोई हिंड्रेंस है, ये डिमांड एंड सप्लाई का इशू है और प्राइवेट सेक्टर को हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है कि जो अफोर्डिंग लोग हैं वो खुद से लगवा लेंगे, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा और जो ज़्यादा डिजर्विंग लोग हैं उनको वो मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीन तौर पे आप जो इस वक्त सर्विसेज दे रहे हैं आवाम को, ये खिदमत है बहुत बड़ी, इसके लिए आप सब की जो खिदमात हैं ये लायक तहसीन हैं। और यकीन तौर पर नाज़रीन, इस प्रोग्राम का अगर हम निचोड़ खुलासा करें तो वो यही है कि एक तो एहतियात करें जितनी ज़्यादा हो सकती है, दूसरे नंबर पर घर के अंदर सुनी सुनाई बात पर टोटके जो हैं वो ना आजमाएं। जो ही थोड़े से सिम्टम्स डेवलप हों आपके अंदर, फौरी तौर पे अपने मुआलिज से, डॉक्टर से रुजू करें, टेस्ट करवाएं, ना कि ये स्टीम और दीगर टोटके वगैरह करना शुरू कर दें। और सबसे आखिरी और अहम तरीन बात कि वैक्सीन जिसको अवेलेबल होती है हर कोई वैक्सीन ज़रूर लगवाए। डॉक्टर्स हमारे बता रहे हैं, इनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीन लगवाएं, जिस चीज़ को दस्तियाब होती है ख़रीद के लगा सकते हैं, ख़रीद के लगाएं, एज ब्रैकेट में आते हैं तो जाकर सरकारी तौर पे लगवाएं। इसी में सबका भला है, सबकी इसी में खैर है। आज के शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।